एक अच्छे पॉलिटिशियन और एक ब्रिलियंट चेस प्लेयर में क्या सिमिलैरिटी होती है? जो सबसे क्लोज बात दोनों के बीच होती है वो है टू सी फॉरवर्ड कंपेयर टू योर कंपिटिटर्स, योर एडवर्सरीज, वेदर इन द गेम ऑफ चेस और इन द गेम ऑफ पॉलिटिक्स। यू हैव टू सी फॉरवर्ड। क्या आप अपने कंपिटिटर से दो कदम आगे हैं? देन इफ यू आर capable of doing it, you will be a good politician slash a brilliant chess player. This is exactly what we are witnessing vis-a-vis this trade war that American president has launched. तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब की जो ट्रेड वॉर है उसका जो रियल रीजन है वो हमारे सामने निकल के आ गया है। एंड दिस इज अ वेरी ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी विच अमेरिकन प्रेसिडेंट इज डिप्लॉइंग, और जिसका जो कॉन्सिक्वेंस है आने वाली सदी के ऊपर जिसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। सो दैट इज वाई इट इज एब्सोल्युटली क्रिटिकल टू अंडरस्टैंड दिस इन डेप्थ। डोनाल्ड ट्रम्प साहब का जो टैरिफ्स हैं, दे आर नॉट रियली अबाउट टैरिफ्स, दे आर अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड ट्रेड, वर्ल्ड इकोनॉमी, वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन आने वाले समय में हम देखने वाले हैं। और ये इस जो ट्रेड वॉर है इसके माध्यम से होगा, और इसकी जो इंट्रिंसिक डिटेल्स हैं वो निकल के सामने आई हैं। और जो सबसे एक इंपॉर्टेंट यहां पे डॉक्यूमेंट निकल के आया है वो है रिलेटेड टू मारे लगो अकॉर्ड। सो दिस इज ए मैंशन। मारे लगो is basically a mansion which is owned by President Trump, उनका प्राइवेट रेजिडेंस है ये। यहां पे एक बैठक हुई कुछ महीनों पहले जिसमें ट्रेजरी सेक्रेटरी और चेयरमैन ऑफ द व्हाइट हाउस काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर्स और डोनाल्ड ट्रम्प साहब, इन तीनों ने मिलकर एक स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट बनाया जिसको मारे लगो अकॉर्ड कहा जा रहा है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंसाइटफुल डॉक्यूमेंट है जिसमें ये बात कही जा रही है कि कैसे अमेरिका विल परस्यू द ट्रांसफॉर्मेशन of the entire global geopolitical landscape. Now, what they are trying to do, उसमें यूनाइटेड स्टेट जो ग्लोबल ट्रेडिंग पोजीशन है उसको चेंज करना चाहता है थ्रू टैरिफ्स एंड थ्रू अदर मेजर्स ऑल्सो। अल्टीमेटली काम क्या है उनका कि वीकनिंग द डॉलर वाया द करेंसी एग्रीमेंट्स। वो अपनी ही करेंसी को वीक करना चाहते हैं। डे इन डे आउट हम बात सुनते हैं कि कैसे जब मोदी साहब चुनाव जीते के आए पहली बार 2014 में, तो उस वक्त एक अमेरिकन डॉलर 62 रुपए का था और आज वही अमेरिकन डॉलर 87 रुपए का है। सो जो वीकनिंग है इंडियन रुपी की उसको इंडिया में जनरली लोग नेशनलिज्म के साथ जोड़ते हैं, राष्ट्रवाद के साथ जोड़ते हैं कि रुपया कैसे धीरे धीरे नीचे गिर रहा है और भारत की जो इज्जत है, जो साख है, वो नीचे आ रही है। नाउ यू मे आस्क व्हाई अमेरिका वांट्स टू डिवैल्यू इट्स ओन करेंसी। क्या उनकी कोई साख नहीं है? अपनी करेंसी को डिवैल्यू करके उनको क्या फायदा होगा? यहीं पे सारी डिबेट है अमेरिका के अंदर जो चल रही थी और जिसमें डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने अब एक लीडिंग डिसीजन यहां पे उन्होंने ले लिया है। दे वांट टू ब्रिंग मैन्युफैक्चरिंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स बैक। दे वांट देयर ट्रेड पार्टनर्स टू एक्सेप्ट दिस कि अमेरिकन कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो आज भी इंटैक्ट है और उसको डिलिबरेटली फेक करेंसी डिवैल्यूएशन के माध्यम से चाइना जैसे जो कंपिटिटर्स हैं वो हॉलो आउट कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक जो प्रेशर है चाइना के ऊपर वो डालना चाहते हैं, अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाना चाहते हैं और मैन्युफैक्चरिंग को अमेरिका में लाना चाहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के पीछे वो क्यों पड़े हुए हैं, ये एसेंस है इस पूरे डिबेट का। वाई दे आर फोकसिंग ए लॉट और मैन्युफैक्चरिंग। क्या अमेजॉन, गूगल, मेटा स्लैश फेसबुक, ये सारी कंपनीज कम पड़ गई हैं अमेरिकन फ्लैग को बुलंद करने के लिए, आगे ले जाने के लिए, दुनिया भर में इन्फ्लुएंस बनाने के लिए? क्या अमेरिकन जो 600 मिलिट्री बेसेस है दुनिया भर में वो कम पड़ रहे हैं? तो अब मैन्युफैक्चरिंग के पीछे वो क्यों निकल के आए हैं? क्या सिर्फ वोट बैंक के लिए ऐसा वो कर रहे हैं? नहीं, यहां पे एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक थिंकिंग वाला एलिमेंट आपको दिखाई देगा जब आप इसको ध्यान से देखेंगे। और इस अकॉर्ड को पहले थोड़ा हिस्ट्री में हम जाते हैं हमेशा की तरह। प्लाजो अकॉर्ड ऑफ 1985 इससे जोड़ा जा रहा है। 1985 में भी अमेरिकन डॉलर को डिवैल्यू किया गया था क्योंकि उस वक्त अमेरिकन डॉलर वीजा भी अदर करेंसीज बहुत तेजी से ऊपर चढ़ा था, प्रिसाइसली बिकॉज ऑफ टू रीजंस। द फर्स्ट वाज इन 1970s जो ब्रिटन वुड इंस्टीट्यूशंस का कोलैप्स हुआ। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर अमेरिका ने जीती अलॉन्ग विद द एलाइज। आई जस्ट वेरी ब्रीफ ऑन इट। और वहां पे अमेरिकन डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी बन गई। उस डॉलर को गोल्ड के साथ पैक किया गया, मतलब एक डॉलर की जो कीमत है उसको फिजिकल क्वांटिटी ऑफ गोल्ड में आप कन्वर्ट करा सकते थे, वहां पे उसको फिक्स किया गया। बाकी करेंसीज को अमेरिकन डॉलर के साथ पैक किया गया। लेकिन 1970s के आते आते ये सिस्टम अनरीजनेबल हो गया अमेरिका के लिए। उनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा बढ़ गई और इतना गोल्ड रिजर्व्स नहीं थे उनके पास, तो उन्होंने वो सिस्टम को तोड़ दिया। ये यहां पे बात कही जा रही है।
उसके बाद क्या हुआ 1980s में, जो फेडरल रिजर्व था अमेरिका का, जो आरबीआई है, वहां पे इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ा, तो उनको उनकी रेपो रेट बढ़ानी पड़ी। जब रेपो रेट बढ़ाई तो भाई डॉलर की कमी हो गई मार्केट के अंदर। जब डॉलर की कमी हो गई एक तरीके से, तो दुनिया भर से जो गवर्नमेंट्स थी, जो बिजनेसेस ग्रुप्स थे, वो डॉलर की तरफ आए। तो डॉलर बिकेम इररेजिस्टिबल फॉर फॉरेन गवर्नमेंट्स। इन बोथ दीज सिनेरियो, दोनों केसेस की वजह से जो डॉलर है वो और स्ट्रांग हो गया। उसको डिवैल्यू करना था प्लाजो अकॉर्ड में। इसमें वेस्ट जर्मनी, यूके, जापान, फ्रांस, अमेरिका के लीडर्स बैठे, न्यूयॉर्क में एक होटल है, वहां पे डिसीजन लिया गया। लेकिन डॉलर और स्ट्रांग हो गया, तो दिक्कत ये हुई, मैन्युफैक्चरिंग और हॉलो आउट हो गई अमेरिका से। तो इसका सिंपल सी एक जो रिलेशन है करेंसीज का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां हो जाता है। बेसिक सी चीज है बहुत, करेंसी का जो रिलेशन होता है कि अगर $1 की कीमत 100 रुपए है, इंडियन रुपए है, और इंडिया में एक 100 रुपए में अगर आप बेचना चाहें, 1 लीटर पेट्रोल मिलता है फॉर एग्जाम्पल, एंड यू आर सेलिंग इट, इंडियन एक्सपोर्टर्स आर सेलिंग इट टू अमेरिका, और यही अगर 200 रुपए हो जाता है, करेंसी इंडिया की डिवैल्यू हो जाती है, तो डबल क्वांटिटी में $1 में एक अमेरिकन इंपोर्टर 2 लीटर पेट्रोल खरीद सकेगा। लेकिन इससे होगा क्या, इंडिया के एक्सपोर्टर को तो फायदा हो जाएगा, लेकिन अमेरिका का जो एक्सपोर्टर जो तेल बेच रहा होगा उसको बहुत नुकसान होगा। तो यहां पे अमेरिका की जो सर्विस बेस्ड इकोनॉमी थी, सर्विस बेस्ड जो इकोनॉमी थी, उसके जो एलिमेंट थे, वो चाहे आप मेडिकल की बात करें, लॉ की बात करें, एजुकेशन सेक्टर हो गया, इसके अलावा अगर आप बात करें फाइनेंशियलाइजेशन, जो बैंक सर्विसेज होती हैं, इन सभी को बहुत तेजी से फायदा हुआ। टेक्नोलॉजिकल कंपनीज को फायदा हुआ, सर्विस ट्रेड को फायदा हुआ, अमेरिकन जीडीपी बढ़ी। लेकिन इससे हुआ ये कि अमेरिकन जो मैन्युफैक्चरर था, जो जूते बना रहा है, मेकिंग टेक्सटाइल्स, मेकिंग लेदर गुड्स, स्मॉल स्केल जो लेस टेक्नोलॉजी बेस्ड जो इंडस्ट्रीज थी, वो हॉलो आउट हो गई। जो कोर इंडस्ट्रीज थी, स्टील थी फॉर एग्जांपल, उसको भी बहुत बड़ा धक्का लगा। तो मैन्युफैक्चरिंग हेलो आउट हो गई, हॉलो आउट हुई, और सर्विस सेक्टर को फायदा हुआ। तो अमेरिका ने बेसिकली यहां से ये एक पॉलिसी डिसीजन लिया कि दिस इज ओके फॉर अस। अगर ऐसा हो रहा है, अमेरिकन लीडर्स ने कहा कि ये ठीक है हमारे लिए। और रिमेंबर, तभी से ट्रम्प साहब ने ये बात, उस वक्त 1980s मिड से ही ट्रम्प ने ये बात पब्लिकली कहना शुरू की। आज प्रेसिडेंट वो आ जाए, लेकिन 40 साल पहले भी ये बात कहते थे कि बाकी कंट्रीज आर रिपिंग अस ऑफ, हमारी मैन्युफैक्चरिंग को ये हॉलो आउट कर रहे हैं। क्योंकि हमारे ट्रम्प वाज इन रियल एस्टेट, ही वाज नॉट इन सर्विस बेस्ड, टेक्नोलॉजी बेस्ड। फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट वो नहीं बना रहे थे, एप्पल नहीं चला रहे थे, वो एक रियल एस्टेट बिजनेसमैन था। तो ही कुड सी दैट कि व्हाट इज हैपनिंग। सो दिस वाज ए वेरी सिग्निफिकेंट इवेंट। नाउ प्लाजा अकॉर्ड ने क्या किया, ट्रेड डेफिसिट को तो कम किया, लेकिन बहुत समय तक नहीं कम कर पाया। और जो लार्जर ट्रेजेक्टरी थी कि डॉलर और ऊपर जाएगा, बाकी करेंसीज नीचे आएंगी, ये चलती रही। और इससे हुआ ये कि मैन्युफैक्चरिंग फॉलो आउट हुई, और डॉलर गोल्ड वर्ल्ड की प्रीमियर रिजर्व करेंसी बन गया। प्रीमियर रिजर्व करेंसीज कई सारी हैं। अमेरिकन डॉलर है, यूके का पाउंड स्टर्लिंग है, जापानीज येन है, चाइनीज रेनमिनबी इज ऑल्सो रिजर्व करेंसी, यूरोपियन यूनियन का यूरो रिजर्व करेंसी। लेकिन अमेरिकन रिजर्व करेंसी जो है डॉलर, दैट इज प्राइमरली द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजर्व करेंसी। अगर आप दुनिया भर के रिजर्व, जो सेंट्रल बैंक्स दुनिया भर के देशों के, आप उनके रिजर्व्स को देखें, तो उसमें लगभग 12 ट्रिलियन वर्थ रिजर्व्स हैं, जिसमें से 60% अराउंड अमेरिकन डॉलर डिनोमिनेटेड है। जब हम बात करते हैं कि इंडिया का फॉरेन रिजर्व, फॉरेक्स रिजर्व्स, वही 600 बिलियन के ऊपर चला गया, इसमें मेजॉरिटी जो 600 बिलियन के ऊपर गया, उसमें वो डॉलर होता है। बाकी यूरोपियन करेंसी भी होती है, गोल्ड, फिजिकल गोल्ड भी होता है, लेकिन प्राइमरली डॉलर होता है। तो डॉलर बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजर्व करेंसी। लेकिन इसके साथ कुछ फायदे भी थे और कुछ नुकसान भी थे। गोल्ड और ऑयल को डॉलर में डिमार्केट कर दिया गया। तो 1986 में जो सऊदी अरेबिया की जो करेंसी है, वो डॉलर के साथ पैक कर दी गई। मतलब $1 की कीमत लगभग 3.56 सऊदी रियाल होता है। और ऐसे ही जो गोल्ड की ट्रेड है, वो भी डॉलर में डिनोमिनेटेड होती है। जब इंडिया को गोल्ड स्विट्जरलैंड से खरीदना होता है, तो वो डॉलर पेमेंट करता है। जब इंडिया को गोल्ड, ऑयल सऊदी अरेबिया से खरीदना होता है, तो वो डॉलर में पे करता है। इसीलिए इसको पेट्रो डॉलर भी कहते हैं। इसके कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। एक्सॉर्बिटेंट प्रिविलेज है ये अमेरिका का रिजर्व करेंसी होना अमेरिका के लिए, एज पर फ्रेंच डिफेंस मिनिस्टर। क्या फायदे हैं उनको? भाई उनको कम इंटरेस्ट रेट में लोन मिल जाता है। जैसे हाउस होल्ड चलते हैं, वैसे ही देश भी चलते हैं। तो अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट होता है। अमेरिका इंपोर्ट ज्यादा करता है, एक्सपोर्ट
कम करता है, इसलिए उसको ट्रेड डेफिसिट होता है। ट्रेड डेफिसिट उनका 1982 से चल रहा है, 1982 से वो ट्रेड डेफिसिट में चल रहे हैं। सिर्फ 2 क्वार्टर ऐसे हुए हैं आज तक 1982 के बाद जहां वो ट्रेड सरप्लस में थे। तो ट्रेड डेफिसिट में वो चल रहे हैं, ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, कम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसके फायदे भी हैं, उनके जो कंज्यूमर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, अमेरिका में जो लोग रह रहे हैं, उनको सस्ते दामों पे चीजें मिल जाती हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट है उसको पे करना पड़ेगा, ट्रेड डेफिसिट है क्योंकि। तो अगर आपके पास पैसे कम हैं और ज्यादा आप सामान मार्केट से खरीदते हो तो कैसे आप भरपाई करोगे? हाउस होल्ड्स आर जस्ट लाइक कंट्रीज। तो यहां पे आपको पैसा उधार लेना पड़ेगा। ऐसे ही देश भी, देश की जो गवर्नमेंट होती है वो पैसा उधार लेती है थ्रू ट्रेजरी बिल्स। इनको कहते हैं ट्री बिल्स, ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स जो है उनके इशू किए जाते हैं गवर्नमेंट के बिहाफ में। जनरली जो सेंट्रल बैंक है वो इशू करता है। अब ये जो ट्रेजरी बिल्स है अमेरिका के, ये कौन खरीद रहा है? चाइना खरीद रहा है, इंडिया खरीद रहा है, जापान खरीद रहा है। हमारा जो आरबीआई इतना पैसा इकट्ठे कर रहा है फॉरेक्स रिजर्व में, उससे वो अमेरिका के ट्रेजरी बिल खरीदता है, टी बिल्स। अमेरिकन गवर्नमेंट जो इशू करती है, ये बॉन्ड्स होते हैं जिससे सरकार, अमेरिकी सरकार बाजार से पैसा उठाती है, उधार लेती है, और इसमें वो इंटरेस्ट पे करती है जिससे वो पैसा ले रही है। तो ट्रेजरी बिल्स के माध्यम से वो अपना जो डेफिसिट है उसको भर रहे हैं। और दुनिया भर के जो देश हैं, जो सिटीजन्स हैं, वो अमेरिकन ट्रेजरी बिल्स को खरीद के अमेरिकन डेफिसिट को इवन आउट कर रहे हैं, भर रहे हैं, फाइनेंस कर रहे हैं। तो इससे अमेरिकन गवर्नमेंट को, उनके कस्टमर्स को बहुत फायदा है। लेकिन साथ ही साथ और भी फायदे हैं, फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, किसी के ऊपर भी सैंक्शन लगा देते हैं, बैंक्स को बाहर कर देते हैं ट्रेड से। अमेरिका रशिया के ऊपर लगा रहे हैं, नॉर्थ कोरिया, ईरान, मेरा मेनी कंट्री, इंडिया के ऊपर भी लगा रखा था उन्होंने हिस्ट्री में 1998 पोखरण टेस्ट के बाद। तो सैंक्शन लगाने की बहुत मैसिव पावर है उनके पास। लेकिन नुकसान भी है। नुकसान ये है कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग हॉलो आउट होती है। अगर डॉलर ओवर वैल्यूड है तो अमेरिकन कस्टमर जो है सस्ते दामों पे बाहर के बाजारों से वो जो भी वो सामान चाहता है वो खरीद सकता है। तो अमेरिकन मैन्युफैक्चरर्स को नुकसान होता है इससे। अमेरिकी सरकार को फायदा हो रहा है एक तरीके से, अमेरिकी जो सर्विस सेक्टर उसको फायदा हो रहा है, लेकिन अमेरिकन मैन्युफैक्चरर को नुकसान हो रहा है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, मैन्युफैक्चरर शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे समझ में आएगा कि क्यों वो ये फोकस कर रहे हैं इस चीज के ऊपर। तो इससे होता क्या है कि सोशल कोलैप्स भी होता है, उनको प्रॉब्लम्स होती हैं भाई, कैटास्ट्रोफिक। लोगों के पास नौकरियां नहीं है, अनएम्प्लॉयड लोग घूम रहे हैं, क्या करेंगे वो? इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स। साथ ही साथ एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम भी निकल के सामने आती है। स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। वाई यूएस अलाउड दिस टू हैपन इन द फर्स्ट प्लेस, उसको हम जब समझ जाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि प्रॉब्लम क्या है स्ट्रेटेजिक। अमेरिका ने अलाउ किया, अपना मार्केट खोला दुनिया भर के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तब तक वो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर थे। क्यों खोला उन्होंने? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत ज्यादा तबाही यूरोप में हो चुकी थी, उसको रिबिल्ड करना था यूरोप को, मार्शल प्लान जिसको कहा जाता है। और मार्केट एक्सेस उन्होंने प्रोवाइड की जिससे दुनिया भर के यूरोप की प्राइमरली जो इकोनॉमीज है वो रिबिल्ड हो सके। साथ ही साथ कोल्ड वॉर में उनको एलाइज चाहिए थे, तो उनसे कहते थे कि भाई एलाई बन जाओ हमारे, सीटो, सेंटो, बड़े बड़े अलायंस बनाए, नेटो, क्या आप एलआई बन जाओ, हम आपको मार्केट एक्सेस दे देंगे, आप बेचिए हमारे बाजार में आके जो आपको बेचना है, आपके कस्टमर्स को, कंज्यूम, उसको जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उसको फायदा होगा, लोगों को नौकरियां मिलेंगी आपके देश में। ये उन्होंने किया। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, कोल्ड वॉर भी वो जीत गए 1991 में जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ, तब तक ये बात कही जाने लगी कि एंड ऑफ हिस्ट्री है। अब लिबरल डेमोक्रेसीज का दौर आ चुका है। सोवियत यूनियन एक कम्युनिस्ट कंट्री थी, कम्युनिज्म हार चुका है। अब सिर्फ अमेरिका का बोलबाला होगा हमेशा के लिए। जो 21वीं सदी है, आने वाली 21वीं सदी, 1991 की हम बात कर रहे हैं, तो 21वीं सदी में अमेरिका का कोई भी पोटेंशियल चैलेंजर नहीं होगा। तो दुनिया में शांति होगी, दूध और शहद की नदियां बहेंगी, कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन विद इन 30 ईयर्स चाइना का राइज हो जाता है। जब चाइना का राइज होता है तो उनको दिखाई देता है अरे यार ये तो गड़बड़ हो गई बड़ी भारी। अब चाइना के साथ कंपटीशन होगा, उनके साथ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, वॉर हो सकती है। और वॉर जब होगी तो ट्रेड जो रिलेशन है वो नीचे बैठ जाएगा पूरा चाइना के साथ। और आप चाइना के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते किसी चीज के लिए। वॉर होगी, आपको प्लेन्स बनाने पड़ेंगे, टैंक्स बनाने पड़ेंगे, मिसाइल चाहिए होंगी, आर्टिलरी चाहिए होगी, बुलेट्स चाहिए होंगे, हर तरीके की आपको चीजें चाहिए होंगी। और आप चाइना के ऊपर ही डिपेंडेंट है अपने एडवर्सरी के ऊपर, तो कैसे चीजें हो पाएंगी? कैसे पॉसिबल है? इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आप चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। तो कल को वॉर हो जाती है तो चाइना एट विल कैन
डेसिमेट द यूनाइटेड स्टेट्स। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है उनकी, अमेरिका की, ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि इट इज क्लोजली लिंक्ड विद ट्रेड पॉलिसी। अब हम पहले वाले ढर्रे पे नहीं चल सकते कि कोई बात नहीं, अमेजॉन मेटा बढ़िया काम कर रहे हैं, करने दो, हमारा हाई एंड जो टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ है वो है, हमारी मिलिट्री की 600 बेसेस दुनिया भर में, वो चलने दो, हमें कोई दिक्कत नहीं, और मैन्युफैक्चरिंग को होलो आउट हो जाने दो। तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस। ये यहाँ पे कोर है कि चाइना और रशिया अब हमारे कंपटीटर्स हैं, हमारे बराबर खड़े हैं ये, और हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग को हॉलो आउट होता नहीं देख सकते। दिस इज द कोर। और ये बात प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कही भी कि इफ यू डोंट हैव स्टील यू डोंट हैव ए कंट्री। आप दुनिया के टॉप प्रोड्यूसर्स को देखें स्टील में, चाइना इज अनकंपेरेबल इन स्टील प्रोडक्शन। इंडिया का नंबर ये है। यूके में जो लास्ट स्टील प्लांट था, टाटा का कंपनी का स्टील प्लांट बंद हो गया। यूके अपना खुद का स्टील नहीं बनाता, स्टील नहीं बनाता तो टैंक्स क्या बनाएगा, मिसाइल्स क्या बनाएगा? कल को वॉर हो जाती है तो कौन उसको डील कर पाएगा? ये बात वो कह रहे हैं। और मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट की अगर अमेरिका में बात करें तो वो तेजी से गिरा है। 1940 में देखिए कहां पे था वो, और धीरे 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 इट गॉट हॉलो आउट। मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट, द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी ऑल्सो। तो मैन्युफैक्चरिंग का बहुत ही सीवियर डिक्लाइन अमेरिका के अंदर हुआ है, जिसके स्ट्रेटेजिक कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। कल को वॉर हो जाती है तो अमेरिका उसको मैच नहीं कर पाएगा, लड़ नहीं पाएगा, जो कि एक बहुत ही बड़ा थ्रेट है अमेरिका के लिए। और यूएस शेयर जो है वर्ल्ड जीडीपी का, वो भी तेजी से नीचे गिर रहा है। तो अभी 24% के अराउंड है वो। 2008 में ये 21% भी चला गया था। तो अब अमेरिका कह रहा है कि डॉलर एज ए रिजर्व करेंसी मेंटेन कर पाना हमारे लिए टफ है। उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वो चीज बोल रहे हैं कि अगर हम परसेंटेजली ट्रेड डेफिसिट को कंटिन्यू करते हैं, जैसा भी वो कर रहे हैं, ये ट्रम्प साहब कह रहे हैं, ये जो रिसर्च पेपर ये कह रहा है, अगर हम ट्रेड डेफिसिट को कंटिन्यू करते हैं और दुनिया भर से ट्रेजरी बिल्स इशू कर करके हम बाजार से पैसा, मार्केट से पैसा उठाते हैं, ब्याज पे लेते हैं, तो होगा क्या कि क्रेडिट रिस्क भी डेवलप हो सकता है। जो होल्डर्स हैं इन करेंसीज के, हमारे जो बिल्स हैं, वो ये सोच सकते हैं कि डॉलर अब रिजर्व करेंसी लायक नहीं रह गया। इसीलिए ट्रम्प डी डॉलराइजेशन के पीछे भी बहुत तेजी से पड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि हम 100% टैरिफ लगाएंगे ब्रिक्स कंट्रीज के ऊपर अगर इन्होंने डॉलर को छोड़ा और रिजर्व करेंसी के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया, तो हम इसको 100% टैरिफ लगाएंगे। तो क्रेडिट रिस्क भी डेवलप हो सकता है। ये ट्रेजरी बिल सबसे ज्यादा अमेरिका के कौन खरीदता है? चाइना। 500 बिलियन से ज्यादा उनके पास ये ट्रेजरी बिल्स हैं। तो डॉलर को वो वीक इसलिए भी करना चाहते हैं कि जो 500 बिलियन ट्रेजरी बिल्स चाइना के पास हैं, इसकी वैल्यू गिर जाएगी। 1 करोड़ रुपए आपके पास एसेट था, कोई भी थी, जमीन थी आपके पास, और मार्केट में उसकी वैल्यू गिर गई, वो 80 लाख हो गया, तो आपको 20 लाख का नुकसान हुआ। ऐसे ही 500 बिलियन अगर एसेट्स अमेरिका चाइना के पास हैं, अमेरिकन ट्रेजरी बिल्स, और डॉलर की कीमत नीचे गिरती है, तो इसके भी ये भी डिवैल्यू हो जाएगा। तो क्रेडिट रिस्क है। अगर क्रेडिट रिस्क है करेंसी के साथ, और अमेरिकन डॉलर अगर कोलैप्स हो जाता है, डी डॉलराइजेशन हो जाता है, तो अमेरिका अपने जो कमिटमेंट्स हैं, जो पैसा इन्होंने मार्केट से उधार ले रखा है, उसको वो चुका नहीं पाएंगे। और अगर चुका नहीं पाएंगे तो इंग्लिश में कहते हैं डिफॉल्ट हो जाएंगे। अगर डिफॉल्ट हो जाएंगे तो पूरी इकोनॉमी बैठ जाएगी, और दैट विल बी द एंड ऑफ अमेरिका। इसीलिए ट्रम्प इतना ज्यादा एग्रेसिवली इज टारगेटिंग दैट। नाउ क्या मेथड वो अप्लॉय कर रहे हैं? ये पेपर कहता है, जो अकॉर्ड है, इसमें ये बात चर्चा हुई कि कैसे इसको किया जाए। ये तो तय है कि हमें करना है, करें कैसे? यूनाइटेड सॉल्यूशंस लें, जो ट्रेड वॉर ट्रम्प साहब ने अभी लॉन्च की है। इसमें होगा क्या? ज्यादा साइड इफेक्ट होंगे, शेयर मार्केट गिर जाएंगे धड़ाम से, लोग गाली देंगे अमेरिका में, दुनिया भर में कि ट्रम्प पागल है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। एक ये तरीका है। दूसरा है कि मल्टीलेटरली करते हैं, लोगों को, अपने जो एलाइज हैं उनको लेके बैठते हैं, भाई कि ऐसा करना है, हमको जरूरी है, आप भी तो फायदा उठा रहे हैं अमेरिका का। अमेरिका डिफेंस कवर प्रोवाइड कर रहा है पूरे यूरोप को अगेंस्ट रशिया, अगेंस्ट चाइना, लिबरल डेमोक्रेसीज, उनके ट्रीटी एलाइज को, फिलीपींस, जापान फॉर एग्जाम्पल, उसको मिल क्या रहा है अमेरिका को इसमें? ट्रम्प ये कह रहा है सबसे ज्यादा पैसा भी हम खर्च कर रहे हैं, डिफेंस बजट हमारा सबसे ज्यादा है, हमारे जो कर्मचारी हैं, जो हमारे फार्मर्स हैं, उनके ऊपर हम पैसा नहीं खर्च कर पा रहे, और यहाँ पे डिफेंस पे हम पैसा खर्च करे जा रहे हैं। इसीलिए ट्रम्प कहता है कि ये जो कंट्रीज हैं, एलाइज हैं यूरोप के, ये दोनों तरीके से अमेरिका को नुकसान पहुंचा रहे हैं। डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पैसा खर्च नहीं कर रहे जितना उनको खर्च करना चाहिए। यूके, फ्रांस जैसे देश
वो पैसा डिफेंस में नहीं खर्च करते, वो अपने लोगों की भलाई के लिए पैसा खर्च करते हैं। और अमेरिका को यहाँ बीड़ा उठाना पड़ रहा है इसका। और दूसरा, ट्रेड में भी हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। और तीसरी चीज ट्रंप पे कह रहा है कि भाई हमको भरोसा नहीं है एनालाइज के ऊपर, अब वी डोंट ट्रस्ट देम, क्योंकि इनके रिलेशन चाइना से ज्यादा डीप है कंपेयर टू अस। जर्मनी के लिए वो कह रहा है बात, फ्रांस के लिए कह रहा है बात। फ्रांस, जर्मनी का ट्रेड चाइना से ज्यादा है कंपेयर टू जर्मनी का ट्रेड अमेरिका। तो ही डजंट ट्रस्ट देम, इसीलिए वो कह रहा है कि सारी मैन्युफैक्चरिंग को अमेरिका लेके आओ, हमको नियर शोरिंग फ्रंट शोरिंग की जरूरत नहीं है, वी वांट ऑन शोरिंग। नियर शोरिंग का मतलब होता है कि सप्लाई चेन्स को अमेरिकी जो नॉर्थ अमेरिका है वहां लेके आओ, मैक्सिको, कनाडा, इसको बोलते हैं नियर शोरिंग। वो कह रहा है वी डोंट ट्रस्ट दैट। फ्रेंड शोरिंग, जो अपने फ्रेंड कंट्रीज हैं उनके पास लेके जाओ, जैसे इंडिया है, एप्पल बहुत बड़ी मात्रा में इंडिया में फोन बना रहा है, चाइना से उन्होंने शिफ्ट करके इंडिया वो ले आए, लेकिन अब ट्रम्प कह रहा है कि नहीं, इंडिया में मत करो, वी डोंट ट्रस्ट देम, ऑन शोर करो, अमेरिका आओ, अमेरिका में बनाओ, हमारे लोगों को रोजगार दो, और भरोसा मत करो किसी के ऊपर, कल को वॉर हो जाती है तो वी डोंट नो एनीथिंग व्हाट विल हैपन। दूसरा तरीका था मल्टीलैटरल, सबको लेके आओ। तो ये इसमें कठिनाई है एलाइज को लाने में साथ, क्योंकि उनके रिलेशन चाइना से ज्यादा अच्छे हैं, डीपर हैं ट्रेड रिलेशंस। तो इसमें होगा क्या कि भाई मार्केट्स में इतना बड़ा उछाल या नीचे नहीं जाएगा, लेकिन काफी टफ है सबको लेके चलना। डेमोक्रेसीज में ये प्रॉब्लम होती है। तो ये है बात। अभी पॉलिसीज से होगा क्या? वो कह रहा है सारी कंट्रीज टैरिफ लगा रही हैं, हमने अलाउ किया कि टैरिफ लगा ले। भाई इफेक्टिव टैरिफ अमेरिका में 3% है। आप इंडिया से कोई माल अमेरिका में बेचते हो तो वहां पे कस्टम 3% टैरिफ लगाता है। यूरोपियन यूनियन में 5% है, चाइना में 10% है, इंडिया में 17% है, कुछ कंट्रीज हैं जैसे बांग्लादेश, वहां 155% है। तो ये अकॉर्ड कह रहा है कि कोई बात नहीं, अगर हम ये सब करेंगे जो हम कर रहे हैं ट्रेड वॉर, इससे ये टेक्सटाइल है, जूते बनाने की फैक्ट्रीज है, ये अमेरिका नहीं आएंगी, लेकिन हाई एंड जो मैन्युफैक्चरिंग है वो आएगी, वो आएगी। और लेवरेज मिलेगा हमको, विद फ्यूचर एग्रीमेंट्स भी हम कर सकते हैं एक तरीके से, अमेरिकन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को बचा सकते हैं, दूसरे जो कंट्रीज के मार्केट्स हैं उनको ओपन कर सकते हैं अमेरिकन एक्सपोर्ट्स के लिए। अब सारी 70 से ज्यादा कंट्रीज अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास जा चुकी हैं, हाथ जोड़ते हुए, पैर जोड़ते हुए कि भाई हमारे साथ ट्रेड अकॉर्ड कर लो। तो उनकी जो गैम्बिट है वो सक्सेसफुल है। एवरी कंट्री इज ट्राइंग टू मेक ए डील विथ डोनाल्ड ट्रंप, सो दैट शोज कि हिज नेगोशिएशन स्टाइल हैज डन द जॉब। और एंड गोल जो है इस पूरी प्रोसेस का, ये पूरी जो ट्रेड वॉर चल रही है, कि कैसे अमेरिका को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाया जाए, चाइना को वीक किया जाए, मिलिट्री जो स्पेंडिंग का जो बर्डन है उसको इवनली फैलाया जाए बाकी एलाइज के साथ। कि नेटो के जो एलाइज है उनको भी कहा जाए कि भाई आप 2% अपना मिनिमम जीडीपी का डिफेंस पे खर्च करिए, ताकि अमेरिका के ऊपर बर्डन कम हो, उनके जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम हो। जब ट्रेड डेफिसिट कम होगा तो जो फिस्कल डेफिसिट है वो भी कम होगा एक तरीके से, और फिस्कल डेफिसिट कम होगा तो अमेरिकन डॉलर की जो स्टेटस है दुनिया में रिजर्व करेंसी वो बनी रहेगी, और डिफॉल्ट होने का रिस्क कम होगा। रिमेंबर, इलॉन मस्क भी यही बात कह रहा है, वो बार बार कह रहा है कि हमारा डिफेंस जो बजट डेफिसिट है वो बहुत ही हाई है, जितना नहीं होना चाहिए। इसीलिए डोगे करके एक डिपार्टमेंट बनाया गया है कि कैसे जो अननेसेसरी स्पेंडिंग है उसको कम किया जाए, और अमेरिकन जो गवर्नमेंट का जो डेफिसिट है बजट का उसको कम किया जाए। ये पूरी स्ट्रेटेजी यही है, और इसीलिए अब आप देखोगे कि वो नेगोशिएट करने जाएंगे। और उन्होंने चाइना के ऊपर 104% से बढ़ा के अब 125% कर दिया, टैरिफ लगा रखा है। बाकी कंट्रीज के लिए उन्होंने 90 डेज का पॉज दे दिया है। अब वो 90 डेज में इसको नेगोशिएटिंग टैक्टिक के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। बाकी देशों से कहेंगे, इंडिया से कहेंगे अपना एग्रीकल्चर मार्केट खोलो भाई, ऑटोमोबाइल का मार्केट खोलो, हार्ली डेविडसन जैसी बाइक कंपनीज को इंडिया में बाइक बेचने दो, रॉयल एनफील्ड के लिए कोई तो कंपटीटर आए। यहां पे 100% आप टैरिफ लगा के रखते हो, 2 लाख की बाइक इंडिया में 4 लाख की हो जाती है। तो मार्केट खोलो अपना, और इस डंडे के साथ ट्रंप ये खुलवाना चाह रहे हैं। सो दिस हैज बीन, अभी तक की समझ में आ रहा है कि दिस हैज बीन ए सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी। दिस इज हाउ यू नेगोशिएट लाइक ए डोनाल्ड ट्रंप। If you have learned something new, please like, subscribe and share the channel, and you can join me also on my Telegram. Meet you next time.